चलिए सर, अब चलते चलते सारी बड़ी थीम्स पर तो बात हो गई, चलते चलते कुछ पहेलियां सुलझा लें। एक तरफ राहत दी गई 1 लाख करोड़ रुपए की, उसके बाद ये कहा गया कि राजकोषीय घाटे का जो अनुशासन है उसको भी पालन किया जाएगा, जो फिजिकल डेफिसिट है उसका नंबर भी काफ़ी अच्छा संतुलित रखा गया। क्या लगता है आपको 4.4% का जो ये आंकड़ा है ये कितना क्या महत्वाकांक्षी है, या आपको लगता है नहीं डूएबल है, नंबर पढ़ के लगता है हो जाएगा? सरकार ने इस 4.4% का महत्वाकांक्षी और एग्रेसिव है। देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि एक बजट से आप कई सारे क्षेत्रों को नहीं साध सकते। तो सबसे बड़ी गणित थी, अंततः तो मध्य वर्ग और चुनाव और उसकी घोषणाएं, सबसे बड़े तो इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बड़ा तो बाजार है। तो बाजार को यह संकेत देना था कि सरकार राजकोषीय घाटे के संतुलन के और नियंत्रण के क्रम पर कायम है, इसलिए 4.8% का राजकोषीय घाटा पिछले मौजूदा वित्त वर्ष में था और जो अगले वित्त वर्ष में 4.4% हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें दो बड़े सवाल दिखते हैं आने वाले समय में, जो हमें राजस्व के आंकड़ों से दिखेंगे, और इसलिए हमने कहा कि सरकार की कमाई के आंकड़े में सारे रहस्य छिपे होते हैं। इनकम टैक्स में जो जिस बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की गई है इस रियायत के बाद, जो ग्रोथ देखी गई, प्रोजेक्ट की गई 10 से 11% तक की, वो ग्रोथ कहां से आएगी, इस सवाल का जवाब नहीं है। और अगर वो नहीं होगा तो सरकार के राजकोषीय घाटे पर दबाव बनेगा। दूसरी चीज जीएसटी के संग्रह को लेकर है। जीएसटी में जितनी ग्रोथ दिखी है पिछले साल के संग्रह में तो वो नहीं दिखाई देती। इन दोनों स्थितियों में हो सकता है राजकोषीय घाटे में स्लिपेज आए। हालांकि सरकार ने इस पूरे आंकड़े को चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद करने के लिए अपने कर्ज के लक्ष्य को भी नियंत्रित रखा है, और आमतौर पर जब सरकार कर्ज के लक्ष्य को नियंत्रित रखती है तो वही एक तरह से राजकोषीय घाटा होता है। तो फिलहाल सरकार इस ऊंची ब्याज दरों के दौर में ज्यादा बोरोइंग करने वाली नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद हमें सरकार के राजकोषीय घाटे का जो रिवाइज्ड डेटा आता है सीजीए की तरफ से, जो सेंट्रल अकाउंटिंग अथॉरिटी है, वहां से हमें पता चलेगा कि 4.4% का जो लक्ष्य है वो कितना महत्वाकांक्षी था या ये हाथ से फिसल रहा है। एक चीज़ सर यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि ये जो हमारा इनकम टैक्स होता है इसमें, ठीक है, एक तो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, दूसरा कंपनियों की बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट से आने वाला टैक्स भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो इनकम टैक्स की पूरी कोशिश है, क्योंकि अगर आप बजट से बजट पे कंपेयर करें तो करीब 37% जंप की बात थी, लेकिन रिवाइज नंबर काफ़ी बेहतर लग रहा है। रिवाइज नंबर में ये जो अब बढ़ोतरी है वो 10 से 12% की दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि कैपिटल गेन की तरफ से या कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ से ये इनकम टैक्स का नंबर पूरा हो सकता है? कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ से नंबर पूरा होने में थोड़ी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में सरकार ने कमी भी की थी और कंपनियों के नतीजे भी, जो अभी रिजल्ट्स भी आए उनमें अगर आप पैट भी देखें तो पैट में कई कंपनियों के पैट में कमी आई है। तो हालांकि ये इस साल की तीसरी तिमाही के नतीजे थे। सरकारें मान रही है कि चौथी तिमाही में परिस्थितियां बेहतर होंगी और अगले साल डिमांड बेहतर होगी और कंपनियां बेहतर नतीजे लेकर आएंगी और वहां से हमें कॉर्पोरेट टैक्स के रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई देगी। हालांकि कहना मुश्किल है। अगर आप इसे सरकार जीडीपी की ग्रोथ की रोशनी में देखें, शुभम, हमेशा होता है कि अगर आप बजट बनाते समय बजट की ब्लू बुक में कुछ आंकड़े होते हैं और उसमें जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है, जो प्रोजेक्टेड आंकड़ा है, खासतौर पर जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, जो महंगाई को मिलाकर रखी जाती, उसको अगर आधार बनाकर देखें तो ये दोनों लक्ष्य, जीएसटी के और इनकम टैक्स के लक्ष्य महत्वाकांक्षी लगते हैं। क्योंकि अगर कंपनियों को अगले साल बेहतर मुनाफे नहीं मिले तो ये टैक्स का लक्ष्य मिलना मुश्किल हो जाएगा। रही बात पर्सनल इनकम टैक्स की, वहां एक चीज दिलचस्प तौर पर देखनी होगी। 1 लाख करोड़ रुपए की राहत तो दी गई है, लेकिन कैपिटल गेंस का असर कितना गहरा होता है, क्योंकि कैपिटल गेंस का जो फैसला पिछले साल किया गया था उसे भी कुछ ही महीने हुए लागू होने के लिए, और उन्हें लागू करने के लिए पूरा अगला साल मिलने वाला है। तो कैपिटल गेंस का संग्रह जिस तरह से बढ़ा है, और हमने आपको बताया कि लोगों के पर्सनल इनकम टैक्स के रिटर्न्स में कैपिटल गेंस का हिस्सा 3 गुना बढ़ चुका है, वहां सरकार को आने वाले समय में बेहतर राजस्व मिल सकता है।